प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आज हुआ है। काफ़ी दिनों से इंतजार था कि भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कब होता है, कौन से चेहरे होंगे, और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर निगाहें थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे, पश्चिम से कितने लोग हैं जिन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण पद मिलेंगे। आज सारे नामों का खुलासा हो गया और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राणा जी, जो इन समीकरणों पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर जो भाजपा ने घोषणा की है, चाहे प्रदेश के कार्यकारिणी के सदस्य हों, चाहे क्षेत्रीय कार्यकारिणी जो पश्चिम की है। जी राणा जी, नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया। अगर मेरठ में इसके आसपास की बात करूं तो आपको क्या लगता है? हालांकि बड़ा चर्चित नाम सबसे आगे चल ही रहा था, पर कई और नाम भी थे। मोहित बेनीवाल का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा था। बुलंदशहर के भी एक दो नेता थे, हापुड़ से जुड़े नेता थे जिनका नाम था। क्यों और किन समीकरणों को देखते हुए लगता है कि भाजपा ने नवाब सिंह नागर का, जो नाम चर्चा में था और गुर्जर बिरादरी के लिहाज से भी क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया? शुक्रिया मुझे ये अवसर देने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दरअसल बीजेपी इस वक्त सोशल इंजीनियरिंग में माहिर है। एक वक्त ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी इसको बखूबी करती थी, इस एक्सपेरिमेंट को, और सोशल इंजीनियरिंग टर्म वहीं से बसपा की पॉलिटिक्स से आया है। हाँ, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी अब उसको बहुत माइन्यूटली और बहुत फाइन ट्यून करके काम करती है। और ये पहले से जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वेस्टर्न यूपी में किसी गुर्जर चेहरे को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है क्षेत्रीय अध्यक्ष की, तो ये अप्रत्याशित नहीं है फैसला। और नवाब सिंह नागर का नाम भी अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि पहले जिस तरह से हम लोग, मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट तमाम आकलन कर रहे थे, पब्लिक डोमेन में ये नाम आ गया था। दरअसल है क्या कि वेस्टर्न यूपी में ये अब जो फैसले हुए हैं कार्यकारिणी संगठन को लेकर के, जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो 2027 का चुनाव कराएंगे, यही संगठन कराएगा। तो इस दृष्टि से अहमियत है इसकी, इसलिए चुनाव के नज़रिए से सारी गोटियां बिठाई गई, कास्ट इक्वेशंस बिठाए गए। वेस्टर्न यूपी में है क्या कि जो किसान जातियां हैं मोस्टली बैकवर्ड कास्ट में हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कुर्मी समुदाय से खुद प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। वेस्टर्न यूपी में जाट, गुर्जर, यादव ये डोमिनेंसी में हैं, संख्या बल के लिहाज से भी, और इनकी जो शोर मचाने की क्षमता है राजनीति में, वो भी अच्छी खासी है। तो इस तौर पर ये देखा जा रहा था कि भाई किसको ये मौका दिया जाए। लेकिन इसमें मैं आपसे एक बात करूंगा। अभी कुछ दिनों पहले सोमेंद्र तोमर को कद बढ़ाया गया, उनको स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। तो जो दूसरे और बिरादरियां हैं सोशल इंजीनियरिंग में, उनको, जैसे ब्राह्मण समाज से भी कई नेता लगे हुए थे, उनको उम्मीद थी कि उनका नंबर आ सकता है। बसंत आई का नाम भी बहुत तेज़ी से था, लेकिन उनको प्रदेश कार्यकारिणी में रखा गया। तो अभी तो आपने एक गुर्जर चेहरे को ऑलरेडी प्रमोट किया, मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार बनाया। ऐसी भाजपा की, मतलब क्या, मैं मजबूरी तो नहीं कह सकता, पर क्या स्थिति है कि उसके बाद उन्होंने फिर गुर्जर समुदाय से ही किसी को क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बनाया? देखिए, भाजपा जो राजनीतिक हलचल होती हैं और विपक्ष जो करता है, जनता के भीतर सतह पर या सतह के अंदर जो चल रहा होता है, उसको लगातार रीड करती है। हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दादरी में एक बड़ी रैली की गुर्जरों की। राजकुमार भाटी उसमें चेहरा थे, वो कन्वीनर थे उस रैली के, और बड़ी भीड़ उस रैली में इकट्ठा हुई। सफल रैली कहा गया उसको जी। सम्राट मिहिर भोज का एक इशू चल रहा था, उसको लेकर के गुर्जर दावा करते हैं कि वो उनके सम्राट हैं, राजपूत समुदाय के लोग दावा करते हैं वो उनके सम्राट हैं। दादरी वो जगह है जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, वो घटनाक्रम हुआ पूरा जो हम सब ने देखा, और उसके बाद तूल पकड़ गया ये मामला, दो जातियां आमने सामने लड़ती हुई दिखाई दी। तो ये मैसेज गया गुर्जरों में कि सरकार, चूँकि मुख्यमंत्री खुद राजपूत समुदाय से आते हैं, तो ये एक मैसेज गुर्जरों में रहा कहीं ना कहीं कि सरकार का सॉफ्ट रुख राजपूत समुदाय के प्रति है। तो एक फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर अखिलेश यादव की जनसभा थी, जो एक तरह से चुनावी शंखनादी उन्होंने उस रैली में किया था, और वहीं उन्होंने उसके बाद ठीक घोषणा कर दी कि वो अगली रैली सहारनपुर में करेंगे, क्योंकि नोएडा और सहारनपुर दोनों गुर्जरों की बेल्ट है, एक तरह से अच्छी बेल्ट है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इसको बहुत फाइन तरीके से देख रहे थे, माइन्यूटली वॉच कर रहे थे, इस नाराजगी को भांप रहे थे कहीं ना कहीं। अब देखिए, जाट तो इसलिए नहीं बन सकता था कि एक मौका जाट को मिला था पिछली बार, दूसरा आरएलडी के साथ उनका गठबंधन है,
तो किसी स्थानीय स्तर पे दूसरे बड़े जाट चेहरे की उन्हें जरूरत नहीं थी जो उनके फेवर में वोट मोबिलाइजेशन करे। यानी कि वो जयंत चौधरी के पास कैपेसिटी है और उनको उन्होंने आगे कर दिया है। यानी कि ये बात माने कि जो जाट बरादरी के नेता हैं भाजपा के, उनको अगर ये मौका नहीं मिला, इसकी बड़ी वजह यह है कि अब एक ऑलरेडी एक जाट चेहरा, एक जाटों की पार्टी, मतलब वैसे तो आरएलडी का कहना सभी की पार्टी है, कुल मिलाकर चेहरे से महत्वपूर्ण बात यह है कि जयंत चौधरी के पास कैपेसिटी है कि वो फार्मर्स कम्युनिटी और उसमें खास तौर पे जाटों के वोटों का बड़ा हिस्सा मोबिलाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं, ये ताकत उनके पास है। इसलिए किसी दूसरे नेता को प्रमोट करने, आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत उनके पास बची नहीं। एक और ये भी हुआ कि इस बीच भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया, जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये वहाँ भी उनको कंपनसेट करने की कोशिश की। और दूसरा, जयंत चौधरी को एक विश्वस्त सहयोगी के तौर पे उन्होंने आगे कर दिया। वो लगातार 4-5 रैलियाँ कर चुके हैं, अभी 28 तारीख को फिर होने जा रही है उनकी रैली। तो वहाँ उनको जाटों को कंपनसेट करने की या आगे लाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब बाकी अगर देखें तो रूरल एरिया में जो कास्ट ज़्यादा प्रभाव डालती है, शोर मचाती है, आंदोलन करती है, लड़ाई झगड़ा इस तौर पर, राजनीति के तौर पर उसमें शामिल रहती है, तो उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की ज़रूरत थी। 2 फैसले लिए अभी भारतीय जनता पार्टी ने। सोमेन तोमर को स्वतंत्र प्रभार दिया जी, और अलका गुर्जर को राजस्थान से जी MP भी बनाया जी, राज्यसभा भेजा जी। एक जाट को भी भेजा, एक जाट चेहरे को, पुनिया साहब को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, और इधर भूपेंद्र चौधरी को एडजस्ट किया। लेकिन उनको फिर भी ये लगा कि चूंकि अखिलेश यादव बहुत एग्रेसिव थे गुर्जरों को लेकर के, और कई गुर्जर बड़े नेता उनकी पार्टी में हैं इस वक्त, तो ये डर बना हुआ था। जो थोड़े वोकल भी हैं, जिन्होंने पिछले कई मामलों में निश्चित लगातार, मेरठ की बात करें तो मेरठ में सरधना में गुर्जर MLA हैं, जी जी, अतुल प्रधान उनके कई मामलों में वो थोड़ा आक्रामक। सहारनपुर में जो है मजबूत गुर्जर परिवार उनके साथ है, जिसका एक रसूख रहा सहारनपुर की, रुद्रसेन की बात मैं कर रहा हूँ, उनका परिवार मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ में है। यहीं मेरठ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मुखिया गुर्जर हैं, राजकुमार भाटी वहाँ पे लगे हुए थे। तो हर जिले में उनके पास कुछ कुछ गुर्जर नेता हैं, फेसेज हैं। सांसद रहे हरीशपाल, वो भी हाँ निश्चित तौर पर सपा से जुड़े रहे लंबे जी। तो अब वहाँ उनको लग रहा था कि ये डिवीजन हो सकता है, यहाँ नाराजगी है, यहाँ गुस्सा है। देखिए, जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट हैं उनको भी कंपनसेट किया उन्होंने। जिला अध्यक्ष आप देख लीजिए, महानगर अध्यक्ष देख लीजिए, वो अति पिछड़े वर्ग से पहले ही बनाए उन्होंने, पहले फेज। यानी कि कहें कि जो सोशल इंजीनियरिंग जिसकी आपने बात की कि बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग दी, पर अब अगर भाजपा ने उसका बखूबी इस्तेमाल किया, जो आप कह रहे हैं कि पहले उन्होंने जलाध्यक्षों का चयन जब किया तो इस बात का ध्यान रखा कि कहाँ, मतलब मेरठ की हम बात कर लें तो शहर उन्हें जैसे देना था तो उन्होंने वैश्य को दिया, जिला उन्होंने अति पिछड़े से पाल समाज के उसको दिया। 2 बातें कही, एक तो पाल समाज से आते दूसरे पुराने कार्यकर्ता हैं। लोगों में इस बात का भी बना कि एक असल कार्यकर्ता को जो है जलाध्यक्ष जैसे जिम्मेदारी सौंपी गई। इस पे सबकी निगाह लेकिन नहीं थी कि क्षेत्रीय अध्यक्ष कौन होगा। मोहित बेनीवाल का नाम था, पर आपने पहले ही बताया कि थोड़ा ये था कि भाई मोहित बेनीवाल ऑलरेडी जाट कम्युनिटी के को हिसाब से एडजस्ट कर देगा। तो क्या हम ये माने कि जब 2027 की लड़ाई होगी पश्चिम में खास तौर से, सपा के लिए देखिए, जैसे भाजपा को ये कंपनसेट करना है चीज़ें, वैसी सपा के लिए एक बड़ी चुनौती है। पिछली बार वो आरएलडी के साथ मिलकर लड़े थे और आरएलडी के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अब मैसेज भी अच्छा गया था। पश्चिम में सपा ने इतना बेहतर प्रदर्शन पहले कभी नहीं किया जितना आरएलडी के साथ मिलकर किया था। तो क्या ये माने कि सपा की स्ट्रेटेजी जो थी कि कैसे वो आरएलडी के या जो जाट वर्ग में, सीधी सी बात करूं, के सामने गुजरों पे दाव चल रहे थे, जगह जगह उन्होंने कई नए गुजर, युवा नेता भी गुजरों में खड़े किए हैं। और वो जो आप रैली की बात कर रहे हैं उसमें सर पश्चिम के तमाम जिलों से लोग बड़े प्रमुखता से पहुंचे थे। और अभी जो दावेदार भी कई सीटों पे आप देखेंगे कि सपा में गुजर नेता थोड़े ज़्यादा दावेदार हैं। तो यानी कि एक माने कि वो जो एक एडवांटेज लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी की थी, भाजपा ने उसको काउंटर करने के लिए नवाब सिंह नागर को पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। निश्चित तौर पर देखिए, पॉलिटिक्स में शह मात का खेल चलता रहता है। फ्री बीजेपी ने केवल जयंत चौधरी के लिए ही फ्री नहीं छोड़ा है जाटों को भी। देवेंद्र चौधरी को किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया है, मोहित बेनीवाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया उन्होंने। तो वो क्या है कि हर मोर्चे पे किलेबंदी करते हुए चले हैं। मोस्ट बैकवर्ड कास्ट आप देख सकते हैं,
ये बात आ रही थी कि वेस्टर्न यूपी में क्या ब्राह्मण चेहरे को जगह नहीं मिल सकती, क्या वैश्य को जगह नहीं मिल सकती, क्या राजपूत को नहीं मिल सकती। तो हमें पहले भी लगता था कि इन तीनों को ये जगह वेस्टर्न यूपी में मिलने वाली नहीं है। उसकी वजह एक ये थी बड़ी कि खुद बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राजपूत चेहरा अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष थे इस समय, तो नया एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। दूसरा, ब्राह्मण को प्रदेश के दूसरे हिस्सों में कंपनसेट करने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण उतना मुखर नहीं है भारतीय जनता पार्टी को लेके, उतनी नाराजगी नहीं है जितनी अवध के इलाके में, पूर्वांचल के इलाके में पार्टी के भीतर है। लेकिन अगर पश्चिम के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि इतनी बैलेंस, जातिगत बैलेंस की कार्यकारिणी घोषित की है, और चूंकि देर से हुई है, लोग इंतजार कर रहे थे, पर मुझे लगता है शायद जो देरी की है भाजपा के जो भी करता धरता है, लेकिन उन्होंने जो जिस तरह से पश्चिम की बात करें, देखिए नवाब सिंह नगर को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया, वहीं मोहित बेनीवाल को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। सुरेश, अब हम पश्चिम की बात करें, ठाकुर चेहरे की बात कर रहे थे। पश्चिम में ठाकुरों की अच्छी खासी संख्या है, ठीक है, जाट गुजर और सब चलता है, लेकिन पश्चिम में पूरी बेल्ट है, मेरठ में भी बेल्ट है, सहारनपुर में अच्छी खासी संख्या रही है, तमाम मेरठ से खुद सांसद रहे ठाकुर बिरादरी से कई बार। तो वहीं सुरेश राणा को एक तरह से, जो कि उनके पुराने नेता रहे, संगठन के नेता रहे हैं, थाना भवन से एमएलए रहे, मंत्री रहे, गन्ना जैसा महत्वपूर्ण विभाग देखा, तो एक तरह से जातिगत भी साधा है, और सुरेश राणा को राजपूत बिरादरी से लाके निश्चित वहीं सुरेश राणा भी जो एक तरह से मैं कहूँ कि जो एक बड़े वोकल चेहरे रहे हैं पश्चिम से, थोड़े से नेपथ्य में चले गए थे, तो उनको वापस भी वापसी का मौका मिला एडजस्ट किया। बाकी चेहरे भी हैं, बसंत त्यागी को लिया है, बसंत त्यागी को लिया, कास्ट कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है कि वो खाली सतपाल सैनी को लिया है, हाँ, संभल से सतपाल सैनी को लिया है, एमपी रहे हैं, तो फ्री नहीं छोड़ा है किसी को भी। हर एक कास्ट में आप देखिए ना कि मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की भी 8-10 जातियों से उन्हें, क्योंकि पश्चिम में पिछले बार अगर हम कुछ सीटों पर देखें तो अभी पिछले कुछ समय देखिए, हम जातियों का जो समीकरण चलता है वेस्ट यूपी में, हम जाट गुजरों की ज़्यादा बात करते हैं, सही पूछे तो, लेकिन पिछले कुछ समय में सैनी बिरादरी ने भी एक राजनीतिक ताकत के तौर पे पश्चिम के आसपास जिलों में अपनी एकजुटता दिखाई है। सैनी है, कश्यप हैं, हाँ। बहुत आप समझिए कि कुम्हार का काम करने वाले लोग हैं, प्रजापति समाज, बहुत सारे सेगमेंट है। उसमें एक बड़ी बात यह है राणा जी की राजनीतिक चेतना भी आई है, पाल समाज है, पाल समाज में रहती है, सैनी समाज में राजनीतिक चेतना पिछले कुछ समय बढ़ी है, और उन्होंने एकजुट होकर चुनाव पलटे भी हैं। नूरपुर में उन्होंने सपा का चुनाव जो है दरअसल मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन जाट गुर्जर की बात ज़्यादा क्यों होती है? 2 वजह हैं। एक तो इस इलाके में नंबर अच्छा खासा है, दूसरा वो थोड़ा जो बैकवर्ड कास्ट में जो सारी जातियाँ हैं उनका आर्थिक स्तर सबका एक जैसा नहीं है, तो वो ठीक उसी तरह से इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी पहले से थोड़ा ज़्यादा है, तो वो ये कैपेसिटी रखते हैं कि मोबिलाइज कर ले जाते हैं चीज़ों को, इसलिए उनका जिक्र ज़्यादा होता है। दूसरा, इसलिए भी ज़्यादा डर बीजेपी को रहता है जाट गुर्जर को साधने का कि अगर वो बाई चांस समाजवादी पार्टी या बसपा के साथ चले गए तो होता क्या है कि जब इस इलाके में कम्युनल पोलराइजेशन होता है आमतौर पे बहुत सारे इलेक्शंस में, तो उस कम्युनल पोलराइजेशन को रोकने में जाट गुर्जर बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने 2022 का जिक्र किया, 2022 में जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए थे, तो इलेक्शन के रिजल्ट्स दूसरी तरह के थे। उसकी वजह ये थी कि बूथ पर लड़ने अड़ने में काम कर रहे थे किसान समुदाय के लोग, और किसान समुदाय में ये कास्ट जिनको ये कहा जाता है कि वो थोड़ा सा मुखर हैं, एग्रेसिव हैं, आक्रामक हैं अपने हकों को लेकर के, तो इसलिए उनको ज़्यादा फोकस करती है बीजेपी। बीजेपी ने तब भी इन जातियों को फ्रीली नहीं छोड़ा। सोमेन तोमर को यहाँ से शामिल किया उन्होंने, उस वक्त उन्होंने एमएलसी बनाया वीरेंद्र गुर्जर को। अगर अभी की स्थिति देखें, आप और थोड़ा पीछे जाइए, बसपा के समय की बात कर लेते हैं, तो बसपा से एक समय इस पूरे इलाके में 6-7 जाट एमएलए बने। ये उस समय की नई घटना थी, 2007 की बात मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव उसी फॉर्मूले पे आए, और अभी भी अखिलेश यादव ये कॉम्बिनेशन बना ही रहे थे इस वक्त कि गुर्जरों की बड़ी सभा दादरी में की, दूसरी सहारनपुर में वो करने की तैयारी कर रहे थे, जाटों को साध रहे थे लगातार। सत्यपाल मलिक के निधन के बाद
उनको प्रोटोकॉल लेने का जो इशू हो उसको लेकर के हरेन मलिक को उन्होंने लगाया। हरेन मलिक लगातार लीड कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, तो हरेन मलिक को इधर लगाया हुआ था उन्होंने। समरपाल जो अमरोहा के एमएलए हैं उनको उन्होंने लगाया हुआ था। इधर गुर्जर लीडर्स वो खड़े कर रहे थे अपने तरीके से। लेकिन बीजेपी ने इस सब को बहुत बारीकी से देखा और इसको काउंटर किया। कितनी तरह से काउंटर किया देखिए आप। पहला काम किया कि राजकुमार भाटी की जो इमेज है उसको डेंट लगाने का। राजकुमार भाटी की जरा सी टंग स्लिप हुई। कई बार राजनीति में टंग स्लिप होना या यूं कहें कि रेफरेंस से काटकर चीज़ों को चला देना भी खतरनाक होता है कई नहीं बार। लेकिन तो, अब बोला तो था ही राजकुमार भाटी ने, उन्होंने वो बोला, अलग बात है कि रेफरेंस उन्होंने बाद में उन्होंने बताया कि संदर्भों से कहा। उनका तर्क ये था लेकिन मतलब खुद अखिलेश यादव ने बड़े मंचों से स्वीकारा है कि बचना चाहिए इन सब। खैर वो जो भी हुआ एपिसोड, लेकिन उस एपिसोड को इस्तेमाल किया बीजेपी ने एक टूल के तौर पे और राजकुमार भाटी की इमेज को बड़ा डेंट पहुंचाया। और इस लेवल तक डेंट पहुंचाया कि अखिलेश यादव उनको डिफेंड करने के लिए खड़े नहीं हो सके। ठीक वैसे ही जैसे आजम खान को डिफेंड करने के लिए खड़े नहीं हो पाए। तो ये एक बीजेपी को बड़ी सफलता मिली, चूँकि भाटी एक बड़े गुर्जर चेहरे के तौर पर उभर रहे थे। वो एक अच्छे प्रवक्ता भी थे, वोकल थे बहुत। इसके बाद उनकी इमेज को डेंट लगा। दूसरा काम बीजेपी ने किया कि सोमेन तोमर को प्रमोट किया, अलका गुजर को से ला करके राज्यसभा भेजा। और तीसरा काम अब ये कि नवाब सिंह नागर को फ्रंट फुट पे ला करके खड़ा कर दिया। अनुभव के साथ 2 बार के एमएलए हैं, मंत्री हैं, सुलझे नेता हैं, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है किसी तरह का, बेदाग टाइप के नेता हैं वो। तो छवि का भी इस्तेमाल होगा उनकी। और तो ये माने राणा जी कि चुनाव जो है जो जातिगत, क्योंकि मान लीजिए देखिए 2 ही तरह से चुनाव होता है, तो कम्युनल पोलराइजेशन होता है या कास्ट पोलराइजेशन होता है। तो इस बार ये माना जाए कि एक बड़ा दांव गुर्जर वोटों पर रहेगा। मतलब ठीक है, जाट वोट तो प्रमुख रहा ही है, और चूंकि आरएलडी के होने से एक मैसेज ये है कि कंफर्टेबल है कि भाई, हालांकि सपा का दावा ये है कि हम कई जाट कैंडिडेट्स को टिकट देंगे। और पूर्व में ऐसा हुआ भी है, जैसे आपने बसपा से जिक्र किया कि जाटों ने बसपा को वोट दिया, सपा से भी कुछ लोग जीतते रहे। कई बार ऐसा भी रहा है कि कैंडिडेट देख के लोगों ने वोट करें। पर कहीं ना कहीं जो कास्ट पॉलिटिक्स है वेस्ट की, उसमें अब एक गुर्जर एक इम्पोर्टेंट प्लेयर था और लगातार बढ़ के उभर भी रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह एक सीधा फंडा है पॉलिटिक्स का, जो समूह लड़ते हैं उन्हें हासिल होता है। आप थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाइए, किसान आंदोलन में चले जाइए। जाटों का पार्टिसिपेशन किसान आंदोलन में कंपैरेटिवली ज़्यादा था। फार्मर्स की जो कम्युनिटी हैं, जो फार्मर्स में जो कास्ट हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुखर उस समय जाट थे इस इलाके में। उसी के हिसाब से उनको बीजेपी में हिस्सेदारी मिली। फिर प्रदेश अध्यक्ष जाट रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल रहे, संजीव बालियान यहाँ से लगातार मंत्री रहे केंद्र सरकार में, डॉक्टर सत्यपाल सिंह को मंत्री बनाया, विधायकों के टिकट देने में तरजीह दी गई, पार्लियामेंट के मेंबर बनाने में तरजीह दी गई, संगठन में तरजीह दी गई। चूँकि वो उस समय लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, एक जगह नहीं थे, बिखरे हुए भी थे, कुछ बीजेपी के साथ भी थे, मोस्टली विरोध में खड़े थे, तो उन्हें मिला, हासिल हुआ। फिर गुर्जर्स आए, तो गुर्जरों की आप स्थिति अभी की देखिए कि वो किसी एक दल में कंसोलिडेटेड नहीं है, पूरी तरह से बिखराव दिखाई देता है राजनीतिक तौर पे। दोनों दलों में खास तौर पे सपा और भाजपा में नेता दिखाई देते हैं, तो यहाँ से डर पैदा हुआ। दूसरा, वो मुखर होकर लड़ रहे थे। सम्राट मिहिर भोज के मुद्दे पे धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, पुलिस से भिड़े वो उस मुद्दे को लेकर के। और उसके बाद फिर दादरी की सभा ने पूरा खेल पलट के रख दिया। तो सरकार की चिंता बढ़ी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी, और इसको कंपनसेट किया उन्होंने। आप एक खास बात और देखिए कि जिस तरह से कभी इस इलाके में किसी भी दल का नेता आता था तो वो चौधरी चरण सिंह का नाम मंच से पहले लेता था सबसे। वो कहते, कोई भी नेता, मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, बिना चौधरी चरण सिंह के नाम के कोई सभा नहीं होती। आज धन सिंह कोतवाल के नाम के बिना इधर कोई सभा नहीं होती। ये परिवर्तन आया है। ये 15 साल पहले नहीं था ये परिवर्तन। आज मुख्यमंत्री के भाषण में भी धन सिंह कोतवाल हैं, आज मोदी जी के भाषण में भी धन सिंह कोतवाल, विकल साहब का भी जिक्र लोग हाँ, अब सबके भाषणों में जिक्र आता है, विकल साहब का भी जिक्र करने लगे। तो ये क्या है कि जो जातीय समूह पॉलिटिकली एग्रेसिव होता है, यूनाइट होता है, मोबिलाइज होता है, उसको चीज़ें मिलती हैं। इधर देखें हम, एक हिस्से में सैनी समाज के लोग काफ़ी एग्रेसिव हुए, अभी आपने जिक्र किया, यूनाइट हुए, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा, कश्यपों का प्रतिनिधित्व इस इलाके में बढ़ा है। लेकिन अभी भी आप समझिए कि कल ही पिछड़ा वर्ग आयोग मेरठ में था, जो स्थानीय निकायों के लिए चुनाव के लिए स्टडी कर रहा है इस वक्त। मेरी उनसे बात हो रही थी, उनके चेयरमैन से,
उन्होंने कहा कि 75 से ज़्यादा जातियां बैकवर्ड कास्ट में हैं। जी। तो अब सभी 75 जातियों का तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है वेस्टर्न यूपी में पॉलिटिक्स में। कुछ जातियां हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। तो अब उनका रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज़्यादा है कि वो संख्या में ज़्यादा हैं, वो मुखर ज़्यादा हैं, इकोनॉमी में वो थोड़ा महत्वपूर्ण पायदान पे खड़ी हैं। तो जैसे जैसे डिप्राइव्ड सेक्शंस की तरफ चीज़ें जाएंगी, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे यहाँ रिजर्वेशन ने एक बड़ा रोल प्ले किया कि हर जाति से हर तबके से लोग आने लगे। अब सीटें फिक्स हो गई हैं वेस्टर्न यूपी में, जो जिस जाति का कैंडिडेट जहाँ से जीतता है। जैसे आप इसको यूँ देखिए कि मेरठ दक्षिण सीट है, वहाँ ऐसा नहीं है कि गुर्जर डोमिनेंसी है, लगभग सभी जातियों का वोट लगभग उतना है। शहरी हिस्सा भी है, गाँव का हिस्सा भी है, विशुद्ध ग्रामीण सीट नहीं है, लेकिन पहली बार गुर्जर एमएलए इलेक्ट होते हैं वहाँ से। और फिर तीसरी बार वो गुर्जर सीट बन जाती है। इस तरह से जातियों की सीटें बन गई हैं, शहर सीट ब्राह्मण सीट बन गई है मेरठ में। तो इस तरह से बीजेपी इसको माइन्यूटली वॉच करती है और ये देखती है कि कहाँ पर किस जाति का मोहरा चलने से फ़ायदा होगा, किसको कब आगे करना है, किसको संगठन में एडजस्ट करना है, किसको चुनाव लड़ाना है। तो इस बैलेंसिंग को ध्यान में रखते हुए पूरी ये लिस्ट तैयार की गई। इसमें एक खास बात और दिखाई देती है कि पार्टी के भीतर जो कंट्राडिक्शंस होते हैं वो भी इसमें झलकते हैं। वो सारे राजनीतिक दलों में होते हैं और डेमोक्रेसी में वो एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। आगे बढ़ने की होड़ होती है सारे नेताओं में। भूपेंद्र चौधरी लंबे समय बहुत ताकत में रहे, पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर भी और इस इलाके में भी। लेकिन पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि ये जो कमेटी बनी है पूरी, इसमें अधिकांश वो लोग आगे आए हैं जिनको भूपेंद्र चौधरी के रिजीम में एक अच्छा अवसर नहीं मिला, जो थोड़ा हाशिए पे थे, थोड़ा पीछे थे। तो राजनीति के जानकार लोग इसको कुछ इस तरह से भी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये साहब भूपेंद्र चौधरी की पसंद के लोगों को इसमें पसंद नहीं किया गया है, मतलब उनको थोड़ा ये दरअसल जो नई टीम है, लोग तो पुराने हैं पर नए सिरे की टीम है। और महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं इस बात को चर्चा को पॉइंट समअप की तरफ ले जाऊं कि सोशल इंजीनियरिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, बखूबी सोशल इंजीनियरिंग पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी और पूरे प्रदेशीय कार्यकारिणी में भी भाजपा ने की। और ये भी तय कि जब हम आगे 2027 की लड़ाई की तरफ बढ़ेंगे, ये जो जातियों की पे जो मारामारी है, इसको मैं कहूँ कि जातियों की वोटों की जो मारामारी है, ये और तेज होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि दादरी की जो रैली थी, अखिलेश यादव की दादरी की रैली ने सभी दलों में जो और भी दल है, चाहे बसपा भी है इम्पोर्टेंट है या आसपा ने भी कुछ बड़ी हलचल पैदा की। किसी एक बिरादरी की इतनी बड़ी रैली होना ये अपने आप में काफ़ी थी। और सोशल मीडिया में तो ये भी मीम्स चल रहे हैं आज कि राजकुमार भाटी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गुर्जर को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस तरह के मीम्स भी सोशल मीडिया में चल रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं, क्षेत्रीय अध्यक्ष, मतलब ये इस तरह के मीम्स चल रहे हैं कि राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी जाति का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनवाने में कामयाबी हासिल की। इसमें खास तौर से एक बात मैं राणा जी साथ बैठता हूँ, जो लोग राजनीति के जानकार हैं वो अलग अलग तरह की बातें जानते हैं। हमने पहले भी एक बार चर्चा की थी और मैं आपको सच बताऊँ तो ये जब दादरी की रैली थी, हमने आपसे इस बारे में कई चर्चा की और यही पॉलिटिक्स के अलग अलग रंग हैं कि भाजपा के जितने नेता थे, गुर्जर नेता, अब किसी एक का नाम तो क्या ही लिया जाए, जितने मतलब अक्सर सभी को तो कहना खराब बात है, पर वो चाहते थे कि ये रैली सफल हो अंदर से। मैं वही कह रहा हूँ कि मन से उनके मन में एक थी कि जो उनकी जो लगता था कि गुर्जरों को और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात को लेके थी कि अगर ये रैली सफल होगी तो गुर्जरों को कुछ और प्रतिनिधित्व मिलेगा। सुमेंद्र तोमर को जब प्रमोट किया गया तो लगा कि शायद ये यहीं रुकेगा, लेकिन उसके बाद भी ये बात चल रही थी कि नवाब सिंह नागर यानी गुर्जर चेहरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगे हो सकता है। तो जो राणा जी कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी ने ऐसा किया, ये बड़ा खेल है राजनीति का। ये इसका एक दिलचस्प पहलू और देखिए आप कि जब कोई ऐसी जाति जो राजनीतिक तौर पर बहुत सबल होने की तरफ बढ़ रही हो, वो अलग अलग दलों में रहती है जी, तो वो बार्गेनिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है, उसको ज़्यादा मिलता है, वो ज़्यादा हासिल करती है। जब वो एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट हो जाती है तब उसके अधिकांश नेता हाशिए पे चले जाते हैं। इसको ऐसे देखिए कि जब जयंत चौधरी
एनडीए का हिस्सा नहीं थे, जी। तब भारतीय जनता पार्टी में पूरे वेस्टर्न यूपी में जो जाट चेहरे थे सब प्रमुखता से थे। वो प्रमुखता से संजीव बालियान बड़ा चेहरा थे, आपके क्षेत्रीय अध्यक्ष निश्चित। जाट चेहरे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष जाट चेहरे हैं, निश्चित। और आप सोचिए एक साथ रहे। और जैसे ही एनडीए का पार्ट बनते हैं जयंत चौधरी, भाजपा के भारतीय जाट जनता नेताओं पार्टी के जो भीतर के उनके अपने जाट चेहरे हैं उनको वो सेकेंडरी हो गए थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाता है कि मोस्टली वोटों को मोबिलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो जयंत चौधरी के पास है, तब उन्हें बाकी नेताओं की जरूरत थी। हालांकि देखिए उसमें एक चीज़ मेरा जो 2022 का कॉम्बिनेशन हुआ, मुझे लगता है कि जयंत चौधरी भी हारे, चौधरी अजीत सिंह भी हारे। भाजपा ये सफल प्रयोग तो कर चुकी थी कि कैसे जो जयंत चौधरी या चौधरी अजीत सिंह की पॉलिटिक्स है उसको काउंटर किया जाए। दोनों को एक साथ भी हराया, और उन्होंने अपने नेताओं को बड़ा भी किया। सतपाल कमिश्नर डॉक्टर सतपाल सिंह को बड़ा नेता बनाया, उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को हराया। चौधरी सिंह मुजफ्फरनगर से भी हारे, चौधरी जयंत भी हारे। तो मुझे लगता है वो तो मुझे कर लिया था, लेकिन जब नया समीकरण बना और आरएलडी सपा के साथ गई, और वेस्टर्न यूपी में जो एक कॉम्बिनेशन था कि जहां सपा को जरूरत थी, देखिए सब यहाँ यादव तो वेस्ट यूपी में ज़्यादा है नहीं, मुश्किल से 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं पूरी उसमें वेस्टर्न यूपी में। अगर हम इसको इधर काउंट कर ले, इसमें आगरा और वो सब बेल्ट पर ना पहुँचे, बरेली तक ना पहुँचे, हम मेरठ के आसपास। देखिए वेस्टर्न यूपी का क्रक्स तो मोस्टली मेरठ मंडल के आसपास, तो आगरा तक। मैं 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुझे लगता है कि बागपत सदर है संभवतः, और अब हमारी सिकंदराबाद सीट है जहाँ यादव कुछ की स्थिति में है कि थोड़ा परिणाम बदल सकते हैं, बाकी और कहीं नहीं। तो ऐसे में जब मुस्लिम वोट बैंक जो अच्छी खासी संख्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसको जयंत चौधरी का साथ मिला, तो फिर वो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया। तो वहाँ भाजपा ने इस बात को पहचाना कि बेशक भाजपा अपने दम पे उस पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक काउंटर कर चुकी थी, दोनों को चुनाव में हरा चुकी थी, पर वो जो इम्पैक्ट था वो वहाँ जाके मजबूत हुआ। तो उन्होंने, मुझे लगता है, उस इम्पैक्ट को तोड़ने के लिए सबसे पहले लोकसभा से पहले, अगर यही कॉम्बिनेशन देखिए लोकसभा में जयंत चौधरी सपा के साथ भी होते तो वेस्ट यूपी कुछ और सीटें, जबकि वेस्ट यूपी में बहुत शानदार प्रदर्शन किया सपा ने, तो कुछ और सीटें जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की यही आर्ट है कि उसका जो इंटेलिजेंस है, उसका जो खुफिया तंत्र है, वो ज़्यादा बेहतर, वो हालात को भांपता रहता है। मैं वही कहना चाहता हूँ, उन्होंने भांप लिया था कि जयंत चौधरी सपा के साथ रहे तो लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए वो जो मैं कर रहा हूँ, बीजेपी की जो ये इंजीनियरिंग है, मैं सोशल इंजीनियरिंग से अलग, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो दूसरों से बेहतर है। 2 बार चुनाव में आरएलडी को बुरी तरह से हराने के बाद भी उन्हें समझ में आ रहा था कि आरएलडी अगर भाजपा के साथ जाती है तो इसका नुकसान जो है बहुत बड़ा होगा। वहाँ उसको समझा। अब मुझे ऐसा लगता है कि लगातार ये बात उनके दिमाग में चल रही थी कि अगर सपा को कोई वोट बैंक सांस पश्चिम उत्तर प्रदेश में दे सकता है तो वो गुर्जर वोट बैंक है, जो मुस्लिमों के साथ मिलकर तमाम सीटों पे ऐसा फर्क डाल सकता है। और वो थोड़ा भी गया। और मुझे लगता है कि जो गुर्जर पॉलिटिक्स के लोग हैं, जो जैसे अभी राणा जी, चाहे भाटी का नाम ले, किसी का नाम ले, उन्होंने भी इस बात को समझ लिया कि अगर पश्चिम में अपनी ताकत को बढ़ाना है तो जो जिस पार्टी में था उसने इस बात के प्रयास करे कि जातीय पॉलिटिक्स में गुर्जर पॉलिटिक्स आगे रहे। एक बड़ा रोचक बात इसमें, हमारे कुछ साथी ऐसे, राणा जी आप यूनिवर्सिटी में पढ़े, हम कुछ लोगों से बोला करते थे जो अपने साथी गुर्जर चेहरे थे कि तुम निकले तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो अलग अलग सीट पर अलग अलग लोगों का प्रचार करते थे। तो यहाँ से सपा के लिए प्रचार किया, अगली सीट पर भाजपा के लिए किया, अगली से बसपा के लिए किया। तो हम सोचते रहे क्या मतलब, उनका हम गुर्जर के लिए प्रचार करने जाते हैं अंदर खाने। यूनिवर्सिटी की पूरी टीम लड़कों की जाया करती थी। तो ये जो पॉलिटिक्स है जिसको अखिलेश यादव पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ा कर रहे थे, खड़ा करने की कोशिश भी की, और कई नेता उनके बहुत मुखरता से हुए तमाम जगहों पे, चाहे राजकुमार भाटी हो, अतुल प्रधान हो, और भी कई नेता ऐसे रहे जो लगातार इस मामले में बोलते रहे। ये जो नया दाम है इसने इस लड़ाई को, पश्चिम की लड़ाई को और रोचक बना दिया है, क्योंकि पश्चिम में चूँकि अब जाटलैंड कहें तो कुछ लोग इस पर आजकल आपत्ति जुटाने लगे। ये तो गृह मंत्री खुद कह के गए। दरअसल आपको होता क्या है ना कि इसी को कहते हैं कि पल्स की समझ हो आपके पास। जब गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर में ये शब्द यूज कर रहे थे, उस वक्त तो उनको ये भी अंदाज़ा था कि इस पर रिएक्शन भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसको यूज किया। दरअसल किसान आंदोलन के ठीक बाद का मामला था, तो उनको जाट वोट बैंक की जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करना था किसी भी तरीके से, और बखूबी किया उन्होंने। और उसका
बेनिफिट उठाने की कोशिश की वहाँ पे। अब ये एक अलग बात है कि किसी इलाके को किसी एक जाति से जोड़ के देखना वो ना नैतिक तौर पे ठीक है, ना सामाजिक रूप से ठीक है। तो इसलिए उस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां देखती है और समीकरण घड़े जाते हैं, और समीकरण घड़ती हैं। अगर हम उसको मना करें तो मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर 13 के दंगे के बाद जब 17 का विधानसभा चुनाव हुआ, जब 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स की सोशल इंजीनियरिंग को इतना फाइन ट्यून नहीं कर रही थी जितना फाइन ट्यून आज कर रही है। यानी अब एक बदलाव ये भी हुआ है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव है वो 26 में हो या 27 में हो, उसमें ये भी संभावना है बहुत ज़्यादा है कि उसमें कम्युनल पोलराइजेशन होने की गुंजाइश बहुत कम है। तो इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है या जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको रोकने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए और कास्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर ये करती हुई दिखाई दे रही है बस पश्चिमी यूपी में कि उन्होंने जयंत चौधरी को फ्रंट फुट पे लगा दिया है। गुर्जरों से वो नवाब सिंह गुर्जर को ले आए हैं, सोमेन तोमर को प्रमोट कर दिया, अलका गुर्जर को राजस्थान से ला के मैसेजिंग कर दी है। तो जो लोग एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के शोर मचा सकते थे सरकार के खिलाफ, सरकार से लड़ सकते थे, टकरा सकते थे, जो समूह जातीय तौर पर, उन समूहों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा करके उनको अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करी है। और ख़ास तौर से जो दो महत्वपूर्ण बात जिन पर इस बात ख़त्म करेंगे कि वो जानते हैं लोग कि कैसे जो विपक्ष की पॉलिटिक्स है, ख़ास तौर से पूरा, चूँकि जो विपक्ष ने मेरठ में पश्चिम में कई बड़े मामले भी हुए, आपराधिक मामले भी हुए, जातिगत मामले, जहाँ विपक्ष के लोग, सपा के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया, तो वो उसको जो नल करने की जो एक कोशिश है और उससे लड़ने की कोशिश है, मुझे लगता है ये और रोचक होगी। आने वाले दिनों में ये जातियों का जो गोलबंदी है ये और बढ़ेगी। दोनों दलों के नेता अपने अपने ढंग से, या और भी दलों के विपक्ष के नेता, इसमें बसपा के साथ भी बड़े लंबे समय तक गुर्जर समुदाय रहा है। निश्चित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ मजबूती से गुर्जर समुदाय रहा। आज़ाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर ने भी कई गुर्जर समाज के युवाओं को अपने साथ जोड़ा है। तो ये जो लड़ाई है, चाहे वो जाट समाज की हो, गुर्जर समाज की हो, सैनी समाज की हो, खसक समाज की हो, इस चुनावों में और चलेगी और रोचक समीकरण बनेंगे। दूसरी पार्टियां भी अब इसको फिर से काउंटर करने का प्लान करेंगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ऐसी राजनीतिक घटनाओं पे हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। देखते रहिए। एक छोटी चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ। दिलचस्प बात ये होगी कि अब राजनीति चूँकि शह मात का खेल है, एक दांव चला अखिलेश यादव ने गुर्जरों की रैली करके, अनंतपुर के मुद्दे को हमने छोड़ दिया, वहाँ से भी नाराजगी पैदा हुई थी। जो अरावली की पहाड़ियों पे बुलडोजर चला, वहाँ से भी मोबिलाइजेशन, ईंधन मिला वहाँ से भी अखिलेश यादव को। तो दिलचस्प बात ये होगी कि अब ये जो पलटवार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो दांव चला है, अखिलेश यादव क्या दांव चलते हैं इसके काउंटर में, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि शायद जो राणा जी आपने कहा कि जो बिरादरी थोड़ी सी मुखर है, ताकत दिखाई है, मुझे लगता है गुर्जरों को कुछ ज़्यादा संख्या में टिकट मिलने जा रहे हैं। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभव है। हो सकता है कि जाटों के मुकाबले इस बार दोनों ही पार्टियां, खासतौर से सपा का भी बड़ा ये है कि गुर्जर समाज के लोगों को टिकटों में इस बार मुझे लगता है कि दोनों तरफ से तरजीह मिल सकती है। सपा पश्चिम में अपने आप को मजबूत करने के लिए तरजीह दे सकती है। निश्चित तौर जी। धन्यवाद राणा जी, बहुत बहुत आपका इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।